हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित राज और आप देख रहे हैं स्टडी डायनेमिक्स। आज हम सभी आपके लिए एक कोर्स स्ट्रक्चर लेके आए हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का पूरा ब्रेकडाउन। मैंने हर सारे लाइंस को अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है सारे अंडरलाइन है, रेड से, येलो से और ग्रीन मार्कर से। ठीक है, और इन सभी में हम लोग देखेंगे कि जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे कवर्ड हैं। तो मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का ब्रेकडाउन करूँगा और शक्ति भैया फिजिक्स और मैथ्स के सारे चैप्टर्स का ब्रेकडाउन करेंगे। हम लोग आपको एनसीईआरटी का सारा, क्योंकि देखिए बोर्ड्स में आपका सबसे मेन बुक होने वाला है एनसीईआरटी, तो हम लोग एनसीईआरटी का सारा जितना भी लाइन्स है सबको इतने अच्छे तरीके से समझेंगे क्योंकि एनसीईआरटी हमारी माता है। ठीक है, एनसीईआरटी का कोई लाइन नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन कुछ कुछ इसमें ऐसे लाइन्स होते हैं जो समझ में नहीं आता है, तो वो समझाने के लिए ये एनसीईआरटी ब्रेकडाउन सीरीज़ है। इसके बाद हम लोग एक और सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपका क्रैश कोर्स चलेगा, जिसमें आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देंगे और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देंगे। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ को स्टार्ट करने में पहले हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी में आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस नाम का। तो लाइफ प्रोसेस एक बार में पूरा पढ़ना सही बात नहीं है, तो लाइफ प्रोसेस को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में बांट लिया। ठीक है, तो पहला पार्ट जो आता है लाइफ प्रोसेस का वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस 5 यूनिट में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका फर्स्ट यूनिट का नाम है आपका लाइफ प्रोसेस। दूसरा यूनिट है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तीसरा यूनिट है रेस्पिरेशन। चौथा ट्रांसपोर्टेशन और पांचवा है एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि सारे यूनिट्स किस टाइप से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यूनिट में हम लोग देख रहे हैं कि अभी व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे मन में लाइफ प्रोसेस में ये आता है कि व्हाट इज़ अलाइव और व्हाट इज़ नॉट। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेस और द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी शोड बाई एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो कि ऐसा दिखाए कि वो लिविंग है। लाइफ प्रोसेस इज द एविडेंस दैट शोज दैट दिस पर्सन और दिस ऑर्गेनिज्म इज लिविंग। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता चल करेंगे कोई लिविंग है कि नहीं लिविंग है? तो जो लिविंग होगा वो कुछ एक्टिविटीज़ शो करेगा, जैसे रनिंग, च्यूइंग, शाउटिंग। ठीक है, ये सारे एक्टिविटीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आप अभी जिंदा हैं, आप क्या दिन भर आप खाना खाते हैं, किसी से बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप शो कर रहा है कि आप किसी न किसी फॉर्म में अपने लाइफ की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे चीज़ से मालूम चल जा रहा है कि ये जो इंसान है या फिर ये जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है। ठीक है, बट उसका क्या, जब इंसान सो रहा हो, तो आप अब 10th क्लास में आप लोगों को ये मालूम होगा कि लाइक जब हम लोग सोते भी होते हैं तब भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो रुकता नहीं है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है लेकिन वो कभी भी रुकता नहीं है। तो जब भी हम स्लो भी मतलब सोते भी रहते हैं तब भी हम लोग ब्रीथ करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रात के आप 8 घंटे सोते हैं उस टाइम आप सांस ही नहीं लेते हैं। ठीक है, अब बात हो रहा है कि प्लांट्स का क्या, उनमें तो विजुअल ही नहीं होता है कि वो सांस ले रहे हैं कि चल रहे हैं, ना प्लांट्स चल पाते हैं। ठीक है, ना वो चिल्ला पाते हैं इंसान की तरह। तो प्लांट्स भी क्या होते हैं कि प्लांट्स ग्रीन होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, वो एक तरह से जिंदा होते हैं। लेकिन अब बोला जा रहा है कि ऐसे प्लांट्स का क्या जो कि ग्रीन नहीं होते, जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि प्लांट आप बीज लगाते हैं, बीज से वो प्लांट होता है, फिर श्रब के हाइट में आता है, फिर ट्री के हाइट में आता है। ठीक है, तो वो ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ग्रो कर रहे हैं तब वो जिंदा होगा ही होगा। ठीक है, अब ग्रोथ कभी कभी नहीं भी आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ में, जब हम लोग बात करें एक्सटर्नल फीचर्स के ग्रोथ का। ठीक है, लाइक डिपोजिशन का, ये एक्यूमुलेशन का। लाइक रेगिस्तान में अगर सैंड ड्यून्स बन रहा है तो सैंड ड्यून्स में और ज़्यादा बालू इकट्ठा होते होते ग्रो करते करते वो सैंड ड्यून का पहाड़ बन गया, तो उस ग्रोथ को हम लोग नहीं कहेंगे लाइफ, क्योंकि वो नॉन लिविंग ग्रोथ है। ठीक है, वो एक्यूमुलेशन के कारण हुआ है, तो वैसे ग्रोथ को नहीं कहेंगे। तो ग्रोथ को एज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं बोल सकते लाइफ का, लेकिन ये कहीं ना कहीं से एक फीचर तो है लाइफ का। ठीक है, समझ रहे हो ना? नॉर्मल इंसान अगर ग्रो कर रहा है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो वो एक लाइफ का फीचर बन जाता है हमारे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मूवमेंट होता है, ग्रोथ रिलेटेड कुछ भी, तो ये सब हम लोग समझते हैं कि लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट। ठीक है, तो यूजिंग विजुअल मूवमेंट एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। हम लोग कभी विजुअल मूवमेंट को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ नहीं ले सकते हैं। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो हम लोग ले सकते हैं वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे लाइफ का जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोग का मेटाबॉलिज्म बस एक ही कंडीशन में इनएक्टिव होता है जबकि हम लोग जिंदा होते हैं, वो है कोमा का स्टेज। ठीक है, अगर कोई इंसान कोमा में होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, फिर भी वो जिंदा होता है। ठीक है, या पैरालिसिस के स्टेज में। ठीक है, बाकी सारे टाइम मेटाबॉलिज्म हमारे लाइफ का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे लाइफ का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन सकता है किसी भी
रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, मतलब बाहर जो भी हो रहा है उसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हैं। आप जैसे इंसान हैं तो आपको अगर मैं चूटी काट दूँ तो आप रिस्पॉन्स कीजिएगा, आप अपना हाथ खींच लीजिएगा, ये है आपका रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब है कि बहुत सारे जो मूवमेंट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और इनविजिबल होते हैं नेकेड आई से, हम लोग उसे देख ही नहीं सकते हैं। लाइक आप नॉर्मल भी जब सांस लेते हो, जब आप तेज़ी से सांस लेते हो तो सामने वाला देख सकता है, बट आप जब धीमे धीमे सांस लेते हो तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप सांस ले रहे हो, ठीक है। तो और भी जैसे प्लांट सांस लेते हैं तो वो तो आपको दिखता ही नहीं है, ठीक है, तो वो सारे इनविजिबल मूवमेंट है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि वो लिविंग नहीं है। अब इसमें एक सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो है वायरस का, कि वायरस क्या लिविंग है? तो देखिए जो यहाँ पर है, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। अब जो वायरस होता है वो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल तो होता है, ठीक है, बट मतलब आरएनए या डीएनए जो भी वायरस का होगा वो उसके पास होगा, बट डज नॉट कंटेन्स एनी साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। तो अब किसी भी सेल को लिविंग होने के लिए साइटोप्लाज्म चाहिए, एक फ्लूइड प्लाज्मा चाहिए जिसमें वो सेल हो। आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, आपको मालूम है सेल में जो भी लिक्विड का पार्ट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो अपने जो भी है उसका मतलब अपने लाइफ को आगे पीछे भेज सकता है, ठीक है, मतलब अपने वायरस इनहेरिट करवा सकता है, कोई भी अपने अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे में भेज सकता है, बट उसमें यही नहीं होता है, क्या उसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म नहीं होता। साइटोप्लाज्म के बिना वो लिविंग कैसे होगा? तो वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है किसी एक लिविंग सेल को, वो उस लिविंग सेल का साइटोप्लाज्म यूज़ करता है, और उस लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म को यूज़ करते हुए वो क्या करता है कि मतलब उस लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर देता है, उस लिविंग सेल में वो लिविंग है, ठीक है, मतलब किसी होस्ट सेल में जिसको इन्फेक्ट किया वहाँ वो लिविंग है, लेकिन उस होस्ट सेल से निकलते ही जब वायरस का अपना कोई वजूद नहीं है, ठीक है, उस होस्ट सेल में वायरस लिविंग है क्योंकि वो इन्फेक्ट कर रहा है, बट अपना उसका कोई वजूद नहीं है। अगर वो उसको बाहर देखे तो वो नॉन लिविंग है, अगर वो किसी होस्ट के अंदर एज अ पैरासाइट गया है तो वो लिविंग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वायरस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि क्या वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो वायरस को अगर क्वेश्चन आता है, इस टाइप से बोर्ड से क्वेश्चन आता है, वाई इज़ वायरस कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको लिखना है कि वायरस इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो मतलब ऐसा होता है कि कभी मतलब लिविंग होता है कभी नॉन लिविंग होता है, जब होस्ट के अंदर होता है तो लिविंग होता है, जब बाहर होता है तो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट किया, ठीक है। तो लाइफ के ओरिजिनेट करने का प्रोसेस है कि पहले टिश्यू बना, टिश्यू के अंदर सेल था, और सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑर्गेनेल्स, हर सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, ठीक है। तो सेल से टिश्यू बने, फिर टिश्यू से ऑर्गेन्स बने, ऑर्गेन सिस्टम बना, और ऑर्गेन सिस्टम से फिर पूरा ऑर्गेनिज्म हम लोग का कंसिडर हो चुका है, ठीक है। Because of the effect of environment, disorganized order nature of the living structure is likely to keep breaking down over time, ठीक है। In orders break down, the organism will no longer be alive. अब हम लोग का जो पूरा टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है वो किसी दुनिया से अलग तो नहीं है। तो दुनिया में जैसे हर चीज़ बना है वो टूटता है, डिकम्पोज होता है, वैसे ही हमारा बॉडी भी इस इन्वायरमेंट में रहते रहते कुछ दिन में डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिकम्पोज होने का जो पूरा प्रोसेस है, उस डिकम्पोज होने का प्रोसेस कोई नहीं बचा, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि कोई भी हमेशा जीवित नहीं हो सकता, ठीक है, नो लॉन्गर भी लाइफ, हर को किसी न किसी टाइम मरना है, ठीक है। तो डेथ इज़ अ ट्रुथ। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर सिंस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब जो लिविंग क्रिएशंस हैं वो धीरे धीरे हर चीज़ का उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो रिपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब उनका अगर सेल डैमेज हुआ है, अगर आपका हाथ कट जाता है तो आपका हाथ जीवन भर कटा हुआ तो नहीं आता है, मतलब निशान तो पड़ जाता है, लेकिन आपका हाथ फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाता है, उसके बाद आपके सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा क्लॉटिंग का भी प्रोसेस पढ़ेंगे, क्लॉटिंग कैसे होता है, ठीक है। एक उन सब टॉपिक्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे क्लॉटिंग क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, क्रेब साइकिल कैसे चलता है, ठीक है। तो इन सारे जो एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स हैं जो आप चाहें तो जान सकते हैं, ना चाहे तो ना जान सकते हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर अपना एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए तो उन सब के लिए एक एक्स्ट्रा अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। अब है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, इवन इफ वी आर स्लीप द मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन, ठीक है। मेंटेनेंस जॉब अभी मैंने बोला था कि रिपेयर करेगा, मेटाबॉलिज्म चलेगा, ठीक है।
ये से हम लोग अनजान नहीं है, मेटाबॉलिज्म चलते रहता है, रिपेयर होते रहता है, तो मेंटेनेंस जॉब तो भाई चलता रहेगा, ठीक है। अब है सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस नीड्स टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, अब जो मेंटेनेंस प्रोसेस है उसमें रिपेयर हो रहा है तो डैमेज और ब्रेकडाउन को मेंटेन करना है, ठीक है। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम, अब मेटाबॉलिज्म चलने के लिए एनर्जी नीडेड है, ठीक है। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। एक में एनर्जी लगता है, एक में एनर्जी बनता है, ठीक है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें एनर्जी हम लोग लगाते हैं, नीडेड एनर्जी, ठीक है। एनाबॉलिक में एनर्जी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एनर्जी नीडेड है इन सबको, ठीक है, एनर्जी नीडेड है। अब है सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पर एक प्रोसेस होना चाहिए, उस प्रोसेस से क्या करेंगे हम लोग, बाहर से उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें एनर्जी लग रहा है उसको एनर्जी प्रोवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो उसको एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको एनर्जी कैसे मिलता है, आपको पता है आपको एनर्जी कैसे मिलता है, आपको एनर्जी मिलता है खाने से, ठीक है। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन फूड, ठीक है, फॉर गेटिंग न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एनर्जी मिलना है, तो एनर्जी कैसे मिलेगा भाई, एनर्जी मिलेगा जब हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है। तो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो ये हो गया न्यूट्रिशन की बात है, ठीक है, ठीक है। लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, अब हमारा जो पूरा बॉडी है या फिर हमारा जो पूरा लाइफ है वो कार्बन पे ही बेस्ड है, ठीक है। ये हम सबको पता है कि हमारा पूरा लाइफ, हमारा पूरा बॉडी कार्बन पे ही बेस्ड है, तो लाइफ ऑन द अर्थ इज बेस्ड ऑन कार्बन, ठीक है। और हम लोग जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, खाते हैं, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, उस एनर्जी कैसे ड्राइव करते हैं, उस एनर्जी ड्राइव करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन से, ठीक है। एंड डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ फूड एंड द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इन स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। ब्रेकडाउन किए हुए फूड से एनर्जी निकालना, एब्जॉर्ब करना डाइजेशन का काम है, वो तुम्हारे ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उस एब्जॉर्ब पार्टिकल से एनर्जी निकालना एक कंबशन होता है, ठीक है। वहाँ पर जो तुम्हारे फूड पार्टिकल्स है उसका कंबशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो तुम्हारे रेस्पिरेशन का काम है, ठीक है। वो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे किस टाइप से एनर्जी बनता है, पूरा अच्छा लंबा साइकिल है रेस्पिरेशन का, उसमें हम लोग देखेंगे किस टाइप से एनर्जी बनता है, ठीक है। तो एनर्जी निकालना रेस्पिरेशन का काम होता है हमारे, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब है द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड, ठीक है। हम लोग बाहर से अलग अलग सोर्स से एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। कोई हम लोग अगर खाने से एनर्जी ले सकते हैं, जूसेस से एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग आजकल इंजेक्शन पे भी डिपेंड कर रहे हैं एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। कैप्सूल आता है, टैबलेट्स आते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ से एनर्जी ले सकते हो, ठीक है, डजंट मीन, ठीक है। आप अलग अलग सोर्सेस से फूड के अलग अलग वेराइटीज़ हैं, आप छोटा सा फूड खा सकते हो, एक टैबलेट खाने से आपको एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। आप ग्लूकॉन डी पी सकते हो, ग्लूकोज ले सकते हो सीधे रॉ फॉर्म में, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में तो इन्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अब क्या है, दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर मस्ट बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। यही मैंने बोला कि अभी रेस्पिरेशन का बात हो रहा है कि हम लोग इस पूरे प्रोसेस को, जो पूरे खाने के प्रोसेस है उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और एक एनर्जी का फॉर्मेट बनाएंगे, तो वो रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। उस रेस्पिरेशन से हम लोग पूरे एनर्जी को अपने ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज नेसेसरी, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन रिएक्शन। मैंने बोला था फूड का ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर रिडक्शन खुद ब खुद होता है। ऑक्सीडेशन मतलब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इतना आप लोग अभी जानिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि किसी भी चीज़ में अगर ऑक्सीजन आके उसको कंबशन में हेल्प करता है तो उसको ऑक्सीडेशन करते हैं। अभी आप 10th के लेवल पे इतना ही समझ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, ठीक है। ये सब हम लोग देखने वाले होंगे। इसमें केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बाहर से ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बाहर से हम लोग ऑक्सीजन लिए सांस लेने में, ठीक है, इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। तो इंस्पिरेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर हम लोग कोई केमिकल प्रोसेस नहीं कर रहे, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी सारी केमिकल प्रोसेस चलती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं हमारी रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो इंस्पिरेशन इज जस्ट द फिजिकल प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं बस बाहर से, ठीक है। तो ये बस ऑक्सीजन को अंदर लिए और फिर यूज़ करते हैं हम लोग इसमें क्या में
यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। अब सेलुलर नीड्स के लिए इस पूरे चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और इसका फिर हम लोग उसे एनर्जी को ड्राइव करने का पूरा कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। एमीबा है, आप सब ने एमीबा का नाम सुना होगा, ठीक है। ये एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होता है? यूकैरियोटिक। इतना चीज़ याद रखो एमीबा के बारे में, ठीक है। एमीबा जो है एक प्रोटोजोअन है। प्रोटोजोअन क्या होता है? प्रोटोजोआ नाम याद कर लो, ठीक है। प्रोटोजोआ नाम याद कर लो। प्रोटोजोआ क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो पूरा अच्छे से बनता नहीं है, ठीक है। वो क्रोमोसोम्स में अरेंज नहीं होता है, ऐसे ही सर्कुलर डीएनए लाई करता है, ठीक है। वो प्रिमिटिव फॉर्म है एक सेल का। प्रोकैरियोटिक इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एनी सेल, वो ट्रू सेल नहीं है। यूकैरियोटिक जो है उसमें डीएनए ट्रू है, ठीक है। इसमें जो उसके जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो काफ़ी सही तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। अमीबा का क्या है? अमीबा का सारा चीज़ हम लोग को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, इसको याद कर लो। अमीबा एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ जो होता है वो एक टाइप से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक वो होता है जिसका डीएनए लिविंग मतलब प्रिमिटिव ना हो, ठीक है। इसका डीएनए प्रॉपर्ली क्रोमोसोम में अरेंज होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का डीएनए पूरे सेल में ऐसे ही लाई करता है एक सर्कुलर फॉर्म में, जिसको हम लोग प्लाज्मिड करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का डीएनए प्रिमिटिव होता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए किसी को हम लोग वो जेन्युइन सोर्स नहीं मान सकते प्रोकैरियोटिक के डीएनए को, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक का जो डीएनए है वो तुम्हारा प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक कहला गया, ठीक है। और ये क्रोमोसोम में अच्छे से फॉर्म होता है, ठीक है। ये अलग से पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। ये एक ट्रू डेवलप्ड सेल्स है, जबकि प्रोकैरियोटिक इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में तुम्हारे बैक्टीरियाज प्रोकैरियोटिक में याद रखना, पूरे बैक्टीरिया का पूरा परिवार जो होता है, पूरा मोनेला किंगडम एक पढ़ना होगा तुम लोग को, आगे 11th में पढ़ोगे। पूरा मोनेला किंगडम कहते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं सबको मोनेला किंगडम में डाल दिया गया, वो सारे प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। फिर अमीबा, प्रोटिस्टा, ये सारे फंगस वगैरह जो आते हैं वो सारे तुम्हारे आते हैं यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम ये प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा इज द किंगडम, प्रोटिस्टा इज द किंगडम फॉर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर एक सेल के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि यूकैरियोटिक होंगे वो सारे प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें यूग्लेना से लेके गोल्डन एल्गी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ोगे तुम लोग इसमें, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स पढ़ोगे, ठीक है। प्रोटोजोआ पढ़ोगे, ठीक है। अमीबा वगैरह सारे, ठीक है। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, ठीक है। और ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब तुम पढ़ोगे प्रोटिस्टा में, ठीक है। ये आगे 11th क्लास में सब चीज़ पढ़ना है डिटेल में। फिर है हम लोग का सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है अमीबा। अब अमीबा क्या होता है? अमीबा कैसे कोई भी रिप्रोडक्शन करेगा या फिर वो अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा? बाइनरी फ्यूजन, एक सेल है वो सेल बी से टूट जाएगा, इसका न्यूक्लियस आधा आधा दोनों में चला जाएगा, ठीक है। ये खाना कैसे खाएगा? अमीबा अपना ऐसे ऐसे हाथ बढ़ा लेता है ऐसे, ठीक है। फिर इस हाथ को वो कवर कर लेता है, ऐसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। फिर वो खाना को अपने अंदर ले लेता है, इस टाइप से खाता है, ठीक है। एक्सक्रीट आउट कैसे करता है? सेम इसी टाइप से हाथ फिर से बढ़ा लेता है, खाना यहाँ पर आता है, फिर खाना बाहर निकल जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी अपने स्किन के लेवल से करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट टू इन्वायरमेंट। जो यूनिसेलुलर होता है उसका पूरा सरफेस ही इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में होता है, इसलिए वो सारे अपने सरफेस से ही सारा काम कर लेता है। रेस्पिरेशन से लेकर एक्सपिरेशन से इंस्पिरेशन और इजेशन जो भी शो करना होता है सब वहाँ से हो जाता है, ठीक है। अब है यहाँ पर क्या, ठीक है। अब है यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग है, तो हम लोग ऐसा थोड़ी है कि हाथ को ऐसा छू के हाथ से खाना ले लेंगे, ठीक है, फिर हाथ से खाना निकाल देंगे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग का पूरा प्रॉपर सिस्टम है कि हम लोग मुंह से खाना लेंगे, नाक से सांस लेंगे, ठीक है। इधर से हम लोग का फूड इजेक्ट आउट होगा, ठीक है। और फिर नाक से हम लोग एक्सपीरेशन भी करेंगे, ठीक है। ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, ठीक है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल सेल। हम लोग डिफ्यूजन से नहीं कर सकते हैं कभी भी कोई चीज़, ठीक है। ये बात हम लोग को समझ लेना चाहिए, ठीक है। वी हैव प्रीवियसली सीन हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स आर स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म, ठीक है। हम लोग में सारा जो वेरियस बॉडी टाइप है वो सारे फंक्शन करने के लिए एक्वायर्ड होता है, ठीक है। जैसे हम लोग का नाक से हम लोग सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, दांत से खाना चबाते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन होता है, तो वो हम लोग के सारे बॉडी पार्ट्स को पता है कि कहाँ से क्या काम करना है, ठीक है। अब है अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन कैसे करेंगे कि हम लोग सांस लेते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन आ गया और फूड तो हम लोग बस खा लिए उससे आ गया, ठीक है।
फिर है अब कि सब चीज़ तो हो गया कि फूड भी बन गया, उससे रेस्पिरेशन भी हो गया, ठीक है, उससे एनर्जी भी निकल गया, बट उस एनर्जी को हर जगह भेजना है। तो उस एनर्जी को भेजना कैसे? ऑक्सीजन के फॉर्म में भेजना, हीमोग्लोबिन लेके कैरी करेगा ब्लड में, ठीक है। तो वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज द बॉडी, ठीक है। ये हमारा गया ट्रांसपोर्ट में, ये ब्लड है, ये काम कर रहा है, ठीक है। यूज़ ऑफ कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, ठीक है। ये ब्लड ये काम कैसे करता है? तो ब्लड ये काम ऐसे करता है, सुन लो, कि तुम्हारा जो ब्लड है वो फूड जो तुम एक्वायर किया, ठीक है, वो एसिमिलेट करके जो तुम्हारा फूड एब्जॉर्ब होने के बाद तुम्हारे ब्लड में जाके मिल गया, ठीक है, ऑक्सीजन में तुम्हारे ब्लड में जाके मिल गया। तो ब्लड ही ऑक्सीजन और फूड के सारे जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। वो उसको लंग्स तक लेके जाता है, रेस्पिरेशन होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, सेलुलर लेवल पे लेके जाता है, ठीक है। सारा काम वो होता है तुम्हारे ब्लड का। ऑक्सीनेटेड ब्लड को और तुम्हारे फूड को दोनों को कहाँ लेके जाता है? ये ब्लड लेके जाता है सेल तक। सेल में होता है तुम्हारा रेस्पिरेशन, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें पढ़ना है, इस बार नहीं पढ़ना, आगे जाके हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो 11th 12th में तुम लोगों को पढ़ना है। मैं उस पर भी सेलुलर रेस्पिरेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा वाले वीडियो बना दूंगा, जो कि तुम लोग देख सकते हो कि कैसे सेल में रेस्पिरेशन होता है, मतलब एनर्जी हम लोग डिराइव कैसे करते हैं फूड में। जब हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उससे पीछे की जो प्रोसेस है, जो इतनी लंबी सी प्रोसेस है, उसके बारे में तो जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि अब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पता है, लाइक तुम हर सुबह फिकल मटेरियल डिस्चार्ज करते हो, या फिर हर सुबह नहीं, कभी भी पूरे दिन में एक बार तो फिकल मटेरियल डिस्चार्ज करते हो। तो फिकल मटेरियल आता है कहाँ से? वो जब हम लोग फूड खाते हैं, उसका जो लेफ्ट आउट बोलस होता है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उसको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग एक्सक्रीशन नाम के एक प्रोसेस का हेल्प लेते हैं, और एक्सक्रीशन नाम का जो ये प्रोसेस होता है वो हेल्प करता है हमें रिमूव करने में डिस्कार्डेड फूड को, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक काम तो ऑक्सीजन और फूड को ढोना, और दूसरा काम है कि वो जो बचे हुए फूड है उसको एक्सक्रीटरी टिश्यू या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे हमारा एनस है वहाँ तक उसको पहुँचा देना, ठीक है। वो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, फिर ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि लाइफ प्रोसेस में कौन कौन सा चीज़ हमें पढ़ना है, ठीक है। लाइक हम लोगों को फूड न्यूट्रिशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, और एक्सक्रीशन पढ़ना है, ठीक है। तो अगले यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो होगा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक प्रीव्यू देता हूँ कि ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो मेन टॉपिक होने वाला है हमारा, ठीक है। कि प्लांट्स खुद से खाना बनाते हैं, जबकि एनिमल्स खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। तो अभी इस पर जानेंगे हम लोग कि आखिर एनिमल्स किस तरह से डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे या उनके बाई प्रोडक्ट्स पे खाना खाने के लिए, ठीक है। और प्लांट्स खुद से बना ही लेते हैं, हम सबको पता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है उनके अंदर, ठीक है। तो ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जितने भी ये नोट्स हैं, इस पूरे चैप्टर का PDF अंडरलाइन PDF जो कि मैं डाल दूंगा। देखिए ये जो ग्रीन वाला अंडरलाइंड है वो ऐसा है कि लाइक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बेसिस पे, जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। रेड वाले ऑलरेडी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और येलो वाले ऐसे हैं कि लाइक मैंने अंडरलाइन किया कि इससे क्वेश्चन आने की टेंडेंसी बनती है, ठीक है। जितने मेरे अंडरलाइन के वो क्वेश्चन है उससे आगे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक सेकंड रुक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT के, ठीक है। तो उसमें क्या है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो हमारे जो सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स सराउंडिंग से नहीं कॉन्टैक्ट में होते। देखो हाथ देखो, इधर के जो सेल्स हैं मेरे, इधर के जो सेल्स हैं वो कॉन्टैक्ट में इन्वायरमेंट के, ठीक है। इधर के सेल्स हैं ये भी कॉन्टैक्ट में, लेकिन ये जो मेरा हाथ इतना मोटा है, इसके बीच वाले सेल्स जो अंदर में सेल्स होंगे, ठीक है, अंदर में जो भी सेल्स होंगे वो क्या इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में होंगे? नहीं होंगे कॉन्टैक्ट में। जो इसके अंदर सेल्स होंगे, इस पूरे हाथ के अंदर में जो सेल्स होंगे, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में इन्हें डिफ्यूजन करेगा कैसे? नहीं जा सकता डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल सी बात है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वट एवर समथिंग इज अलाइव, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कोई भी विजुअल टेंडेंसी अगर दिख जाए सबसे अच्छा, ठीक है। अगर वो ग्रोथ कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सबसे अच्छा चीज़ है, ठीक है। अगर विजुअल चीज़ नहीं दिखता है हमें, तो फिर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा चीज़ हम लोगों को मिल जाए जो कि उसके मेटाबॉलिज्म को शो कर रहा हो, ठीक है, उसके कुछ एक्टिविटीज़ को शो कर रहा हो, ठीक है। वो कहीं से सांस ले रहा हो, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसमें चल रहा हो, वो रिस्पॉन्स कर रहा हो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, ठीक है। अगर उसको तुम चूटी काटो तो वो कुछ रिस्पॉन्स करे, अगर तुम
उसके साथ कुछ भी करो तो उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हो। अब बोलोगे प्लांट को तो छुट्टी काट दे तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। भाई तुम प्लांट का अगर एक पत्ता काटते हो, ठीक है, तो उस पत्ते में न्यूट्रिशन जाते रहता है, ठीक है। तो उस पत्ते का न्यूट्रिशन जो होता है ना, उस प्लांट को जैसे ही तुम पत्ता को तोड़ते हो ना अपने टहनी से, तो टहनी के ऊपर एक मतलब फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि वहाँ पर उसको ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है, कि कोई भी न्यूट्रिशन है वहाँ से जाके आगे ना गिरे। तो प्लांट्स भी बहुत समझदार होते हैं। प्लांट्स को ये पता होता है कि तुमने वो पत्ता तोड़ा है, तो अब अगर उधर न्यूट्रिशन जाएगा तो बाहर चला जाएगा। उस पत्ते के लिए जो न्यूट्रिशन था जो कि उधर जा रहा था उसके लिए, वो अब अगर बाहर हम लोग भेजते हैं तो वो बर्बाद चला जाएगा, तो वो उसको वहीं पर रोक लेता है, ठीक है। प्लांट्स काफ़ी समझदार होते हैं, ह्यूमन से ज़्यादा समझदार होते हैं, ठीक है। फिर वाट आउटसाइड द रॉ मटेरियल यूज फॉर एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बाहर का क्या रॉ मटेरियल जो कि यूज़ किया जाएगा एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल फूड को इसमें कंसिडर कर सकते हैं, जो भी हम लोग न्यूट्रिशन के लिए लेते हैं, ठीक है, तो वो हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। और रॉ मटेरियल के नाम पे और ऑक्सीजन भी हम लोग लेते हैं, फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो चीज़ें जो कि रॉ मटेरियल के लिए हम लोग अपने सस्टेन करने के लिए लेते हैं, ठीक है। फिर व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ये जो चारों यहाँ पर लाइफ प्रोसेस लिखे हुए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक है जो कि तुम्हारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकोमोशन क्यों नहीं है लाइफ प्रोसेस में? ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन ही पढ़ना है, बट लोकोमोशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग योर लाइफ, ठीक है। प्लांट लोकोमोट नहीं कर रहा तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो जिंदा नहीं है, ठीक है। अब बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे, बट रेस्पिरेशन भी लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं। क्या मैंने बोला, सॉरी जो भी बोला, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में, बट रिप्रोडक्शन भी जो है वो लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन से भी तुम ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन ना होने से तुम जिंदा ना रहोगे। रिप्रोडक्शन इज अ कॉज फॉर योर एग्जिस्टेंस, ठीक है। रिप्रोडक्शन हुआ इसलिए आज तुम पैदा लिए, आज तुम जिंदा हो, ठीक है। बट अगर तुम रिप्रोड्यूस नहीं करते हो तो तुम्हारा ऑफस्प्रिंग जिंदा नहीं होगा, तुम्हारा ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन तुम्हारा लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस नहीं है। लोकोमोशन तुम अगर हिलोगे नहीं, जिंदगी भर एक जगह बैठ जाओगे, तब भी वो तुम्हारा लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस नहीं है। बट तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम मैक्सिमम 1-1.5 महीने तक जिंदा रहोगे, उसके बाद तुम मर जाओगे। सांस नहीं लोगे, मैक्सिमम 2-3 घंटे तक जिंदा रहोगे, फिर मर जाओगे, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो तुम्हारे बॉडी में, अगर फूड तुम खा रहे हो, सांस ले रहे हो, उस ब्लड ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम 10 मिनट में मर जाओगे, ठीक है। एक्सक्रीट नहीं कर रहे हो तो कब तक एक्सक्रीट नहीं करोगे? भाई एक्सक्रीट तो कर ही दोगे ना, वो वॉलंटरी नहीं होता, इनवॉलंटरीली तुम एक्सक्रीट कर दोगे, ठीक है। कितनी ही देर तक तुम अपना टॉयलेट या फिर पी रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो, ठीक है, वो इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक को, तो ठीक है, उस टाइम तक बने रहो हमारे साथ। सारे पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे आप लोगों को, और ये केमिस्ट्री के वीडियोस अब जल्दी आने वाला है। ये पूरा एक प्लेलिस्ट बनेगा हमारा बायोलॉजी का, हर एक चैप्टर वाइज, और फिर केमिस्ट्री का हिसाब से वीडियो होगा, ठीक है। थैंक यू, बने रहो हमारे साथ, ऑल द बेस्ट।